मेरी पत्नी पहले बहुत अमीर थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। हमेशा से सिर्फ पैसे की परवाह रही है। हर दिन मैं उसका पैसा खर्च करता था, अच्छा खाता पीता था, ऐश करता था और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और उसे दोबारा खड़ा होने में मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो फिर से सफल होगी तो उसके हाथ से गिरने वाले छोटे छोटे पैसे। अब क्लेयर वाइट के पास बस उसका पति और उसकी महंगी घड़ियों और कपड़ों का कलेक्शन बचा है। मैं अपनी कनपटी मलता हूँ। अपनी हाल ही में दिवाला हूं तो क्लेयर ने हमारी शादी के बाद हमेशा अच्छा व्यवहार किया। अब जब वो मुझे उसके साथ तब तक रहना चाहिए जब तक वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद मैं घड़ियों और कपड़ों का ढेर बहुत बड़ा था। 100 से तो मैं कपड़ों की जगह और घड़ियां लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उन्हें बेचना आसान है। उसमें मेरा आईडी, बैंक कार्ड और 700 युआन है। किचन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों को खाना बनाना नहीं आता। मुझे खुद ही खाना। फिर मैं घर साफ करना शुरू करता हूँ। रात के 10 बज जाते हैं। मैं नहाता हूँ, कुछ खाने के लिए निकाल को देखती है और उसके चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य आता है। नहीं, मैंने खुद किया। वो साफ तौर पर हैरान होती है। पैसे दे दूंगी। वो मुझे अपने पास बचे पैसे का बड़ा हिस्सा देने को तैयार होती है, जैसे मैं कोई और इंसान बन गया हूं। अगले दिन मैं जल्दी उठता हूं, उसके लिए नाश्ता बनाता हूं। वो हैरान रह जाती है, क्योंकि मैंने कभी किचन में कदम नहीं रखा था। मैं दुनिया से पीछे है। ये मेरे लिए एक मौका। रानी गर्लफ्रेंड रोज मुझसे मिलती है और कहती है मेरे पास वापस आ जाओ। मैं साफ मना कर देता हूं। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। पहली बार समझती है कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा उसने सोचा था। करता हूं। अब हम दोनों एक मुश्किल दौर में हैं, लेकिन मैं तय कर चुका हूं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फाइल सेव करने के बाद मैं कमरे में जाता हूं और घड़ियां और कपड़े निकालता हूं। क्योंकि भेजने के लिए बहुत सारा सामान है, तो मैं एक डिलीवरी वाली को बुला लेता हूं ताकि वो सब कुछ ले जाए। आधे घंटे बाद सब कुछ पैक हो जाता है और डिलीवरी वाली आ जाती है। क्लारा इस हलचल को देखती है। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं जवाब देता हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े और घड़ियां हैं और मैं इन दिनों कहीं जा भी नहीं रहा। ये बस जगह घेर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग करके बेच दूं। ये आज बिक गए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके इन्हें खरीदारों को भेज देना बेहतर है। वो कहती है, ये ज़रूरी नहीं है। हम इतने भी मजबूर नहीं हैं कि तुम्हें मेरी चीज़ें बेचनी पड़े। मैं हंसकर कहता हूँ, असल में तो बस मुझे ये बिखराव पसंद नहीं है और ये अब नए मॉडल भी नहीं है। मैं इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो बेच देना ही बेहतर है। जब कुछ नया पसंद आएगा तो पैसे तैयार रहेंगे। मैं सोचता हूं कि इससे एक अमीर लड़की का आत्मसम्मान बना रहेगा। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ध्यान रख रहा हूं, लेकिन मेरी बात शायद उसे कहीं चुभ जाती है। वो मेरा हाथ हल्के से पकड़ती है, थोड़ा कांपते हुए फिर छोड़ देती है और कहती है, ठीक है, बाद में नए खरीद लेंगे। असल में मैं सोचता हूँ, नए खरीदने की हिम्मत कहाँ से आएगी? एक घड़ी की कीमत ही कई हजार युआन है, जो मेरे 6 महीने के खर्च के बराबर है। लेकिन मैं अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाता और मुस्कुराकर कहता हूँ, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तुम मेरे लिए नई घड़ियां खरीदोगी। क्लारा थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाती है, फिर झुककर खुद पैकेट उठाने में मदद करती है और डिलीवरी बैग में रखती है। डिलीवरी वाली के जाने के बाद वो पूछती है, तुम कितना बेचने वाले हो? मैं कहता हूँ, 100 से ज़्यादा घड़ियाँ और 80 से ज़्यादा कपड़े हैं। करीब 70 घड़ियाँ अभी भी पैक्ड हैं, उन्हें बेच दूंगा। बाकी में से 10% रखूंगा और बाकी बेच दूंगा। कपड़ों में से लगभग 30 सेट रखूंगा और बाकी बेच दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे रोकेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बस एक सेब लेकर सोफे पर बैठ जाती है और छीलने लगती है। मुझे समझ नहीं आता वो क्या सोच रही है। शायद मेरी हरकत से उसका आत्मसम्मान आहत हुआ हो, लेकिन जिंदगी इन छोटी बातों से ज्यादा जरूरी है। मैं सोचता हूं कि इस दुनिया में प्रॉपर्टी के दाम अभी और बढ़ने वाले हैं। अगर ये सब बेच दूं तो डाउन पेमेंट के लिए पैसे हो जाएंगे। चाहे क्लारा दोबारा सफल हो या नहीं, कम से कम हमारे पास रहने के लिए एक घर तो होगा। इसी बीच वो छिला हुआ सेब मेरी तरफ बढ़ाती है। मैं चौंक जाता हूं। मूल कहानी में क्लारा कभी किसी आदमी के करीब नहीं आती थी, लेकिन यहां वो मेरे लिए सेब छील रही है। मैं जल्दी से सेब लेता हूं और कहता हूं, कुछ खास नहीं, आखिर ये सब तुम्हारे पैसे से खरीदा गया था। तुमने कभी मेरे खर्चों पर शिकायत नहीं की, उसके लिए मैं आभारी हूं। वो हल्की सी मुस्कुराती है और मैं कुछ पलों के लिए जड़ हो जाता हूं। वो बहुत खूबसूरत लगती है। वो कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी नई घड़ियां खरीदूंगी। मैं सिर हिलाता हूं और कहता हूं, मुझे पता है तुम फिर से खड़ी हो जाओगी, मैं इंतजार करूंगा। वो मुस्कुराकर कमरे में चली जाती है। उस दिन मैं 10,000 से ज्यादा शब्द लिखता हूं। रात तक 20,000 शब्द पूरे कर लेता हूं। अगली सुबह मैं पांडुलिपि भेज देता हूं। फिर देखता हूं और 8 घड़ियां और एक कपड़ा बिक चुका है। मुझे सच में लगता है जैसे पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं और मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है।
ये तुम ही हो जो एक शादी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हें इस बात की जरा भी शर्म नहीं है कि हमारी बात यहीं खत्म हो गई। आखिर में तुम बस उससे तलाक लेने से इनकार कर रहे हो। अगर तुम ऐसे सोचना चाहते हो तो सोच लो, इसे एक तरह की पुष्टि समझ लो, और ये भी जान लो कि आज तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसके लिए तुम आए थे। मार्कोस गुस्से में उठकर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले मुड़कर आखिरी बात मेरे सामने फेंकता है। बस इंतजार करना, जल्दी या देर से दरवाज़ा जोर से बंद होता है। मैं लंबी और खामोश सांस छोड़ता हूँ। ये समझ में आता है कि नायिका आकर्षक हो, लेकिन क्या खलनायिका को भी इतना लोकप्रिय होना जरूरी था? अगर मेरी अंतरात्मा न होती तो सच कहूं तो मैं शायद तलाक मान लेने के लिए भी तैयार हो जाता, लेकिन ये बस एक पल का ख्याल है। मैं किसी और के शरीर में रहकर ऐसे व्यवहार नहीं कर सकता जैसे सब कुछ मेरा हक हो, चाहे पैसा मैंने खर्च किया हो या नहीं। तकनीकी रूप से ये जिम्मेदारी अब मुझ पर ही आ गई है ना? मैं इन सब बातों को दिमाग से हटाता हूँ, ब्राउज़र खोलता हूँ, पते और विवरण नोट करता हूँ और फिर कमरे में जाकर बिक चुकी घड़ियाँ उठाता हूँ। जब सब कुछ अलग कर लेता हूँ तो डिलीवरी वाली को बुलाता हूँ। आज की बिक्री जितनी जल्दी हो सके भेजनी है। हिसाब लगाते हुए अब तक जो कुछ भी बिका है वो 2 मिलियन युआन से भी ज़्यादा हो चुका है। जैसे ही खरीदार डिलीवरी की पुष्टि करेंगे, एक अच्छी खासी रकम मेरे खाते में आ जाएगी। जब मैं कुछ और चीज़ें बेच दूंगा तो एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद सकता हूँ, डाउन पेमेंट देकर, और आधिकारिक रूप से मकान मालिकों के समूह में शामिल हो सकता हूँ। सिर्फ ये सोचकर ही मेरे अंदर ऊर्जा भर जाती है। अब लिखने का मन नहीं करता। इसके बजाय मैं एक नया टैब खोलता हूँ और इस शहर में प्रॉपर्टी के विज्ञापन देखने लगता हूँ। मेरा पहला घर, मैं उसे बहुत सोच समझ कर चुनूंगा। कुछ देर खोजने के बाद मुझे पता भी नहीं चलता और लगभग दोपहर हो जाती है। मुझे टैब बंद करने का भी समय नहीं मिलता। मैं जल्दी से रसोई की ओर भागता हूँ और खाना बनाना शुरू करता हूँ। आज सुबह जाते समय क्लार ने कहा था कि वो दोपहर का खाना घर पर खाएगी। आज खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी है। भविष्य के सपनों में इतना खो गया था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। मैं दोपहर के लिए वॉन्टॉन बनाने की योजना बना रहा हूँ। भरावन कल से तैयार है और आटा भी मैंने कल ही खरीद लिया था। मेरे हाथ अभ्यास के साथ तेजी से चलते हैं, जैसे पहले से ही रफ्तार पकड़ चुके हों। कुछ ही सेकंड्स में एक एक पीस तैयार हो जाता है और जल्द ही मैं 20 से ज़्यादा बना चुका होता हूँ। मैं अभी इसी में लगा होता हूँ जब क्लार घर लौटती है। मैं नज़र भी नहीं उठाता। तुम आ गई? वो सच में बिल्कुल भी समझदारी से पेश नहीं आता। दूसरी तरफ मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हम दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहता है, ऊपर से शिष्टाचार बनाए रखते हुए, लेकिन मौका मिलते ही एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां जहां जैस्पर मुझे चुभाने की कोशिश करता है वहां मुझे जरा भी दर्द नहीं होता, लेकिन जहां जहां मैं उसे चुभाता हूं वो उसकी कमजोर जगह होती है। जब हम विदा लेते हैं मैं बेहद अच्छे मूड में हूं, जबकि जैस्पर बस एक टिप्पणी दूर है कि उसे अंदरूनी चोट लग जाए। जाने से पहले मैं उसे ट्रांसफर की याद दिलाता हूं, ये जानते हुए कि उसे आगे भी किसी न किसी काम के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। जैस्पर सिर हिलाकर समझने का इशारा करता है और फिर साफ अनिच्छा के साथ 1 लाख युआन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। मैं पैसे लेकर खुशी खुशी घर लौटता हूँ। घर पहुँचते ही देखता हूँ कि क्लेयर सोफे पर बैठी लैपटॉप चला रही है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो ऊपर देखती है। मैं अंदर आता हूँ, जूते बदलता हूँ, जैकेट उतारता हूँ, हाथ धोने जाता हूँ, और इस पूरे समय मेरे चेहरे पर साफ मुस्कान होती है। तुम आ गए? हाँ, और मैं तो वहां से सीधे 1 लाख युआन लेकर आया हूं, वो भी मुफ्त में। कमाल है ना? मैं मोबाइल हिलाते हुए कहता हूं, जिसमें अभी अभी पैसे आए हैं। मेरी आवाज में छिपी संतुष्टि साफ झलकती है। जैस्पर से 1 लाख युआन? हाँ, वो खुद को बहुत बड़ा समझते हुए आया था और मुझसे जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी हर बात उसी पर पलट दी। फिर मैंने खुद को गरीब दिखाया, उसकी खूब तारीफ की और उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने इशारा कर दिया कि अगर उसने मदद नहीं की तो मैं किसी आम जान पहचान वाले के सामने उसकी कंजूसी की बात कर सकता हूं। अपनी इमेज बचाने के लिए उसे पैसे देने ही पड़े। क्लेयर को यह देखकर अजीब लगता है कि जो व्यक्ति पहले बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता था, अब 1 लाख युआन मिलने पर इतना खुश है। मैं कहता हूं, ये आसान पैसा है, क्यों न ले लिया जाए? वो धीरे से कहती है, जैस्पर से कुछ निकलवाना इतना आसान नहीं होता। पेमेंट ऐप खोलो, मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूं। इसे ऐसे समझो कि जैस्पर तुम्हारा पुराना पैसा लौटा रहा है। वो हैरानी से मुझे देखती है। तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? नहीं, घर में कुछ भी कमी नहीं है और कुछ भी टूटा भी नहीं है। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेरी बात सुनकर रुक जाती है। फिर वो ऐप खोलकर मुझे दिखाती है और मैं बिना झिझक पूरा पैसा उसे ट्रांसफर कर देता हूं, जैसे ये सबसे नॉर्मल बात हो। तुम अभी अभी मिला हुआ पैसा मुझे दे रहे हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता? ये पैसा हमेशा से तुम्हारा ही था। पहले जैस्पर के साथ जो कुछ खर्च हुआ था वो तुम्हारे पैसे से ही था।
अब जबकि हम तंग हैं तो ये तुम्हें ही वापस जाना चाहिए। मुझे पैसे पसंद हैं, लेकिन मुझे अपना कमाया हुआ पैसा ज़्यादा पसंद है। मेरी लिखाई से कमाई शुरू हो चुकी है। मेरे रहते तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भले ही बढ़िया खाना ना हो, लेकिन सादा खाना हमेशा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद की ज़रूरत नहीं, तुमने पहले मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। फिर मैं कहता हूँ, वैसे मैं कैफ़े से कुछ चीज़ें भी लाया हूँ, सब ठीक ठाक है, तुम चाहो तो खा सकती हो। क्लेयर, जो आरामदायक जीवन में पली बढ़ी है, फिर भी फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करती, वो बिना झिझक एक मिठाई उठाकर खा लेती है। ये गर्म करके और भी अच्छे लगते हैं, क्या तुमने पहले ये खाए हैं? मुझे तुरंत याद आता है कि उसके दादाजी को ये बहुत पसंद थे। मैं अनजाने में एक पुरानी याद छेड़ देता हूँ और अचानक असहज महसूस करता हूँ। सॉरी। माफ़ी की ज़रूरत नहीं, अतीत अलग है, वर्तमान अलग। फिर मैं पूछता हूँ, आज रात खाने में क्या बनाऊँ? इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। मैं घर का काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ और धीरे धीरे क्लेयर के साथ एक सहज शांत जीवन की झलक सामने आती है, जहाँ छोटे छोटे पलों में एक अजीब सा अपनापन और सुकून छिपा होता है। गर्मा गर्म मीटबॉल अभी अभी कड़ाही से निकली थी, उससे धुआं उठ रहा था। उसने एक कौर लिया और सोया सॉस और तली हुई खुशबू की गर्म भरपूर लहर उसके मुंह में फैल गई। गर्मी ने उसे चौंका दिया। उसने अचानक सांस खींची, लेकिन स्वाद बेहद लाजवाब था। हम पहले से ही एक दूसरे के काफी करीब थे। क्लार मेरे ठीक सामने खड़ी थी। मीटबॉल खत्म करने के बाद वो हल्का सा पीछे हटती है। आंख के कोने से वो देखती है कि मैं बिना कुछ बोले उसे घूर रहा हूं। वो सिर टेढ़ा करती है। क्या हुआ? उसका चेहरा अचानक मेरी ओर मुड़ना मुझे फिर से चौंका देता है। इस बार मैं फिसलता तो नहीं, लेकिन पीछे हटते हुए मेरी पीठ दीवार से टकरा जाती है। कुछ नहीं, बहुत स्वादिष्ट था। अगर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए तो बाहर चली जाओ। यहाँ हवा में काफी तेल है। मीटबॉल बन चुकी हैं और सूप भी जल्दी तैयार हो जाएगा। जाओ, मैं बुला लूंगा। जब आखिरकार मीटबॉल सूप तैयार हुआ, मेरा पहले वाला अच्छा मूड पूरी तरह खत्म हो चुका था। मैं थोड़ा बुझा हुआ था। मैं उसके लिए एक कटोरा भरकर परोसता हूँ और अपने लिए लगभग सिर्फ शोरबा रखता हूँ। तुमने पूरी कड़ाही भर मीटबॉल तली थी, फिर तुम्हारा कटोरा लगभग खाली क्यों है? तुम्हारा ही काफी है। मैं उसके कटोरे की ओर देखता हूँ, वो भरा हुआ है। ये उसके सामान्य भूख के हिसाब से ज्यादा ही है। क्या आज उसे ज्यादा भूख लगी है? वो मेरी कटोरी की ओर इशारा करती है। और तुम्हारा? मैं इतने समय से इसकी खुशबू के पास था, खाने का मन नहीं रहा। जो मैं कभी नहीं मानूंगा वो ये है कि मैंने उसे खाने के लिए बुलाने से पहले खुद को तौला था और मेरा वजन कुछ दिनों से 2 किलो ज्यादा था। क्लार्क कुछ नहीं कहती, लेकिन खाते हुए नोटिस करती है कि मैं बार बार उसकी कटोरी की तरफ देख रहा हूं, जैसे कहना चाहता हूं काश मुझे थोड़ा मिल जाता। इसे और मेरे खाने से पहले वजन करने की आदत को जोड़कर वो तुरंत समझ जाती है। तुमने आज बहुत स्नैक्स खाए हैं, है ना? ये सवाल नहीं, एक बयान था। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंक दिया हो। फिर भी मैं मना करता हूं, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। क्लार बस मुझे देखती है। ठीक है, मैंने खाया था, लेकिन बस एक कटोरी जली, एक बॉक्स बिस्किट, एक छोटा पैकेट पॉपकॉर्न और आधा पैकेट नमकीन। जोर से बोलने पर यह वाकई बहुत लगता है, लेकिन ये सब मिलाकर 2 किलो तो नहीं हो सकता। स्नैक्स में बहुत एडिटिव्स होते हैं, तुम्हें इसे कम करना चाहिए। अगर कुछ खाने का मन हो तो बाहर जाकर असली खाना खाओ। पैसे की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि क्लार ऐसा कहेगी। मेरी छोटी सी चिड़चिड़ाहट तुरंत खत्म हो जाती है। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत है, लेकिन उसके शब्दों में सच्ची चिंता साफ झलक रही थी। समझ गया, मैं आगे से कम करने की कोशिश करूंगा। मैं बिना शिकायत अपनी लगभग खाली कटोरी खत्म कर लेता हूं। रात का खाना और बर्तन धोने के बाद मैं अपनी रोज की लिखने की आदत में लग जाता हूं, लेकिन इस बार क्लार सीधे कमरे में नहीं जाती।